हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आप लोगों का पेपर हो चुका है एडवांस अकाउंटिंग का। कैसा पेपर आया, क्या बच्चों का फीडबैक है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको साथ में सॉल्यूशन भी लेकर आया हूं। ठीक है, कि पेपर के क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपके साथ लेकर आया हूं, उसको शेयर करूंगा। सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करते हैं कि कहां से क्वेश्चन आए और कहां से क्वेश्चन नहीं आए, पहले ये देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर क्या था, मुश्किल पेपर था, एवरेज था या बिलो एवरेज था या अबव एवरेज था, इसकी भी बात करूंगा मैं। आइए जरा सबसे पहले मैं बात करता हूं, पेपर का एनालिसिस करते हैं। अब देखिए पार्ट 2 ही हमारे पास अवेलेबल होता है, एमसीक्यू तो होता नहीं है। तो मैं अभी पार्ट 2 की ही बात करूंगा कि पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए, मैं उसकी बात करूंगा। फिर पार्ट 1 जो एमसीक्यू वाला था उसमें जो बच्चों का मतलब जो है बच्चों से मेरे को पता चला है, तो उसमें से मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ एएस से क्वेश्चन आए, कुछ से नहीं आए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उसके दो पार्ट थे, ए और बी, 7-7 नंबर के थे। पहला क्वेश्चन एएस 16 का था, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए पूछा था। ठीक है, एएस 2 का दूसरा क्वेश्चन था, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन जो था ये भी लगभग आसान क्वेश्चन था और ये भी बिल्कुल बुक का क्वेश्चन था, फिगर अलग थे। जो मैंने अपनी क्लास में तो उस क्वेश्चन को करवाया था। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में करवाया था जो एएस 2 का है, बस फिगर अलग थे, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। सेकंड नंबर क्वेश्चन 14 नंबर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आया, पूरे 14 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी थी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला था और बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला था। तीसरे क्वेश्चन में 7 नंबर का क्वेश्चन एएस 7 से था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, और एक कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर का। चौथा क्वेश्चन पूरे 14 नंबर का अमालगमेशन से था। ठीक है, ये भी लगभग बुक का ही क्वेश्चन था, समझ लो, जो स्टडी मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का वहीं से क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा 1-2 पॉइंट उसमें उन्होंने एडिशनल डाल दिए थे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल। कंसोलिडेशन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था 14 नंबर में। एएस 19 6 नंबर में, एएस 19 ए पार्ट था, एएस 19 और एएस 20 इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था, मतलब और करके दे रखा था, या तो एएस 19 का क्वेश्चन कर दीजिए आप या एएस 20 का क्वेश्चन कर दीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड का क्वेश्चन आया था, जो आपसे पूछा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। और ब्रांच से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, वो भी फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन था, तो फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना था, तो ये आपसे पूछा गया। तो यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, यानी 6 क्वेश्चन जो पूछे गए वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड पार्ट में यानी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मतलब किस एएस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एएस 1 से नहीं पूछा गया, 4 से नहीं पूछा गया, 5 से नहीं पूछा गया, 9 से नहीं पूछा गया, 10 से नहीं पूछा गया, 11 से नहीं पूछा गया, 12 से, 13 से, 15 से, 17 से, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 इन एएस से, यानी इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछे गए जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था उसमें, और एक बाईबैक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया यहां पर। जो आपका पहला पार्ट था सब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्टिव वाला, जो एमसीक्यू वाला पार्ट जो था, उसमें बच्चे बता रहे थे कि बाईबैक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, लगभग 6-7 नंबर के क्वेश्चन थे बाईबैक से। इसी तरीके से इसमें से एएस 22 से क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे थे, 12 से क्वेश्चन थे, 13 से क्वेश्चन थे। ठीक है, जो बच्चों का मेरे को पता चला, जिन्होंने बताया है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ एएस से क्वेश्चन एमसीक्यू वाले पार्ट में थे और बाईबैक से क्वेश्चन एमसीक्यू वाले पार्ट में था। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पेपर का एनालिसिस था, यानी पेपर कहां से आया। अब सवाल उठता है, सर आपकी नजर में बताइए कि पेपर कैसा था। बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, सर पेपर बताइए कैसा था। मेरे को जो बच्चों से फीडबैक मिलता है वो मिला जुला फीडबैक था। कुछ बच्चे कह रहे हैं आज आसान पेपर था, कुछ बोलते हैं एवरेज था, कुछ बोल रहे हैं अबव एवरेज था। ठीक है, लेकिन हाँ, जितने बच्चों से भी मेरी बात हुई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि पेपर मुश्किल था। किसी ने एवरेज बोला, किसी ने बिलो एवरेज बोला, किसी ने आसान बोला, किसी ने अबव एवरेज बोला, लेकिन मुश्किल किसी ने नहीं बोला। अब मैं अपना फीडबैक देता हूं, जो पेपर मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, मेरे हिसाब से पेपर एवरेज था।
और देखिए जहां तक लेंथी की बात है तो इंस्टीट्यूट हमेशा पेपर लेंथी तो देता ही है। अगर जिन बच्चे ने भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, जिस बच्चे ने भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, वो पूरा 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करके आया होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपका पेपर छूटे अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस की हो। तो मैं आपको चलिए सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं इस पेपर के, जो सॉल्यूशन है। पहले पेपर देखते हैं, पेपर मेरे पास है और सॉल्यूशन भी मेरे पास है, दोनों चीजें हैं। ये पेपर है और सॉल्यूशन भी है, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन जो मैंने बनाए हैं ना, अपनी एजम्पशन के हिसाब से बनाए हैं। सॉल्यूशन मैंने अपनी एजम्पशन के हिसाब से बनाए हैं। इंस्टीट्यूट की कोई एजम्पशन डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने इस पेपर को सॉल्व करते वक्त अपनी तरफ से पूरी तरीके से ध्यान रखा है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, लेकिन हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो जरूर मेरी नॉलेज में लेकर आए, ठीक है, मेरे को बताएं, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। जो पेपर है और इसका सॉल्यूशन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। वीडियो देखने से पहले प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1A, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 से क्वेश्चन था, बोरोइंग कॉस्ट का। देखो बेटा क्या क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 23 ग्रीन लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, यानी एक क्वालिफाइंग एसेट है ऑफिस बिल्डिंग, उसको बनाने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन शुरू किया। द लैंड अंडर द बिल्डिंग इज रिगार्डेड एज ए सेपरेट एसेट एंड नॉट इज ए पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। तो जिस लैंड पर ये बिल्डिंग बन रहा है तो वो लैंड जो है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसका मतलब बिल्डिंग ही क्वालिफाइंग एसेट है। For the purpose of construction of building, the company raised a specific loan of 14 lakh from a bank at an interest rate of 12% per annum. ये specific borrowing है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लिया। Interest income of 15,000 was earned on this loan while it was held in anticipation of payment. मतलब जो आप बोरोइंग करते हो वो देखो एक साथ तो खर्च हो नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा करके खर्च होता है। तो जब तक आपने खर्च नहीं किया था तब तक इसको कहीं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया होगा, उससे आपकी 15,000 की इनकम हो गई। तो आपको पता है कि स्पेसिफिक बोरोइंग पर जो भी इनकम होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग को इन्वेस्ट करने से अगर कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट पर इनकम होती है तो उसे हम स्पेसिफिक बोरोइंग की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। जो नेट आपका बोरोइंग कॉस्ट आता है उसी को कैपिटलाइज किया जाता है। द कंपनीज अदर नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग, कंपनी की जो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग थी वो दो थी, 20 लाख और 30 लाख। इसका रेट है 15, इसका रेट है 8%। और आपको पता है कि जब कभी भी कोई जनरल बोरोइंग यानी नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग गिवन हो और वो एक से ज्यादा हो तो आपको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ता है। तो आपको क्या करना था, यहां पर 20 लाख का 15% यानी 3 लाख रुपए इस पर इंटरेस्ट हो गया पूरे साल का। 30 लाख इंटू 8%, इस पर हो गया 2,40,000 का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हो गया 540 और टोटल बोरोइंग कितना है 50 लाख। तो आपको 540 डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100 करके ये 10.8% आया था। दिस इज द वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, इसको निकाल लेना था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन ने आपको बोला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 23 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 24। मतलब 10 महीने लगे बिल्डिंग को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में आ गई कब, 31 जनवरी 2024 को। मतलब ईयर एंड होने से 2 महीने पहले बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में आ गई। अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। क्या क्या पेमेंट किया था देख लो। 4 लाख 1 अप्रैल 2023 को आपने खर्च किए। 1 अगस्त 10 को आपने 10 लाख का खर्चा किया। 1 दिसंबर को आपने 25 लाख का खर्चा किया। 31 जनवरी को आपने 5 लाख का खर्चा किया। यानी जिस दिन आपने बिल्डिंग कंप्लीट हुई उस दिन 5 लाख का पेमेंट किया। इसका मतलब यह हुआ कि इस 5 लाख पर तो कोई बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट होगा ही नहीं, क्योंकि जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हुआ उसी दिन ये पेमेंट किया है आपने। तो बोरोइंग कॉस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इन 3 पर होगा, समझे, इन 3 पर होगा। अब इसमें से भी देखो आपके पास स्पेसिफिक बोरोइंग कितना था, स्पेसिफिक बोरोइंग था 14 लाख। तो ये जो पहले 2 अमाउंट हैं 4 लाख और 10 लाख, ये तो स्पेसिफिक बोरोइंग से ही यूज हो गए होंगे। बाकी ये जो 25 लाख है ये जनरल बोरोइंग से यूज हुआ होगा, ठीक है। तो ये 4 लाख है ना,
इस पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा जो स्पेसिफिक बोरोइंग का रेट है। इस 10 लाख पर भी स्पेसिफिक बोरोइंग के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 25 लाख है इस पर जनरल बोरोइंग का जो रेट था, वो जो आपने WACR निकाला था, उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। और जितने पीरियड के लिए जो अमाउंट यूज हुआ है ना, उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट लगता है। तो यहां पर आप देखिए जरा, आपसे पूछता है, क्या क्या पूछता है? द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 20 ईयर, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। जर्नल एंट्री बनानी है आपको, डेप्रिसिएशन लगाना है और कैरिंग अमाउंट निकालना है बिल्डिंग का। ये 4 चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए जरा, मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। मैंने इसमें भी लिख दिया है कि सॉल्यूशन मैंने अपनी अजम्पशन के हिसाब से बनाए हैं। इंस्टीट्यूट की कोई भी अजम्पशन डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये देखिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, 7 नंबर का क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन कोई ना ले। देखो, स्टेटमेंट शोइंग बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16, और कब तक लेना है? 31 जनवरी 2024 तक। अच्छा, पहले मैंने यहां पर एक वर्किंग नोट बनाकर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाला है। तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट देखो कैसे निकलेगा, जनरल बोरोइंग पर यह आया 10.8%, 10.8%। और अब देखिए, अब जो बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन होगा, ये देख लो। सबसे पहले जो बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकट किया किस पर? 4 लाख पर। जो 4 लाख का अमाउंट था ना, जो सबसे पहले आपने 1 अप्रैल को खर्चा किया, तो वो स्पेसिफिक बोरोइंग से क्या होगा? स्पेसिफिक बोरोइंग का रेट है 12%, और 10 महीने, 1 अप्रैल से लेकर 10 महीना, 31 जनवरी तक 10 महीना हो गया, तो इस पर 40,000 हो गया। फिर जो अगला 1 अगस्त को आपने 10 लाख का खर्चा किया, वो भी स्पेसिफिक बोरोइंग से हुआ होगा। ठीक है, तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक कितना हुआ? 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक कितना हो गया? 6 महीने, तो 6 महीने का 60,000। अब स्पेसिफिक बोरोइंग आपकी पूरी यूज हो गई। अब जो अगला खर्चा हुआ 1 दिसंबर को सॉरी, वो जनरल बोरोइंग से हुआ। अब जनरल बोरोइंग का जो स्पेसिफिक रेट था वो कितना था? जो आपने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाला था, वो था 10.8%। तो यहां पर 25 लाख इंटू 10.8%, और 2 महीने का 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ इस पर खर्चा, 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक कितने हुए? दिसंबर और जनवरी 2 महीने हुए, तो 45,000 हो गया। और जो 5 लाख आपने खर्चा किया उस पर तो जीरो मतलब जिस दिन एसेट बनकर तैयार हो गया उसी दिन आपने ये पेमेंट किया है, तो इस पर कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं आएगा, समझे। और जो आपने इनकम कमाया था 15,000, वो माइनस कर दो, तो नेट बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगा वो 1,30,000 होगा। जो टोटल आपने एक्सपेंसेस इनकट किया वो कितना किया? 4 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 25 लाख, 39 और 5 44 लाख का आपने टोटल खर्चा किया। तो 44 लाख का कैपिटलाइजेशन होगा, प्लस 1,30,000 उसमें बोरोइंग कॉस्ट ऐड कर देना, टोटल 45,30,000 का आपने खर्चा किया। तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,30,000। ठीक है, 45,30,000। अब इस बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ है ना, वो 20 साल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन पूछा है, तो आपको पहले से 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और इस साल 31 मार्च 24 को आपने सिर्फ 2 महीने बिल्डिंग को यूज किया, क्योंकि 31 जनवरी को बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। तो जिस दिन एसेट बनकर तैयार हो जाती है, जिस दिन इंटेंडेड यूज, यानी जो आपका इंटेंडेड यूज है उसके लिए एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाती है, उस दिन से आप डेप्रिसिएशन लगाना चालू कर देते हो। तो फेब और मार्च का डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ 2 महीने का। तो यहां पर जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है उसमें डेप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट दोनों एक ही साथ निकाल दिया। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है 45,30,000, इसको 20 से डिवाइड करना है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इंटू 2/12 करोगे तो इस साल 37,750 का डेप्रिसिएशन होगा, और जो कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा वो इतना जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन था बोरोइंग कॉस्ट से। चलिए अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AS2 का। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। Wellware Limited is a textile manufacturing company and engage in the production of polyester and nylon.
while manufacturing the main product a byproduct fiber is also produced. Detail of the cost of production are as under. मटेरियल का खर्चा हुआ 3.5 लाख, वेजेस का खर्चा हुआ 1,60,000, फिक्स्ड ओवरहेड हुआ 1,20 और वेरिएबल ओवरहेड हुआ 60,000। ये टोटल खर्चा हुआ। तो ये टोटल कॉस्ट आप यहां पर इसको क्या करोगे, ये कहलाता है टोटल ज्वाइंट कॉस्ट। इसमें से दो चीजें आपको माइनस करनी पड़ती हैं, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। ये दोनों माइनस कर देते हो तो नेट ज्वाइंट कॉस्ट आ जाता है। नेट ज्वाइंट कॉस्ट को आप क्या करते हो, जो आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट है उनकी सेल वैल्यू निकाली जाती है एट सेपरेशन पॉइंट। उस सेल वैल्यू से के रेशो में इस नेट ज्वाइंट कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट जो होते हैं, मेन प्रोडक्ट मतलब जो ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर एलोकेट कर दिया जाता है। तो यहां पर आपने इसके 12,500 यूनिट बनाए, इसके 10,000 यूनिट बनाए। एक फाइबर है, ये बाई प्रोडक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट जो है उसके 3200 यूनिट बने। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में इसके 1600 बचे हुए हैं, इसके 400 बचे हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है, आपसे कहता है एवरेज मार्केट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ऑफ पॉलिस्टर एंड नाइलॉन इज 100 and 60 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है बाई प्रोडक्ट फाइबर इज सोल्ड एट 40 पर यूनिट। तो देखो 3200 यूनिट आपने बनाए थे 40 के हिसाब से, यह आएगा 1,28,000। ये इनका सेल वैल्यू आ गया। लेकिन आपको सेल वैल्यू नहीं घटानी होती टोटल ज्वाइंट कॉस्ट से, आपको क्या माइनस करना होता है, आपको माइनस करना होता है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो सेल वैल्यू होती है उसमें से उसको सेपरेट प्रोसेसिंग के खर्चे और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई सेलिंग खर्चा है तो वो भी माइनस कर देते हैं। तो 40 पर बेचा, प्रॉफिट हुआ 8,000। तो मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, ये देखो इसमें सेपरेट प्रोसेसिंग के खर्चे कितने हुए, 10,000 और पैकिंग खर्चे हुए 9,000। तो टोटल मिलाकर 19,000 आपको यहां से माइनस कर देना है। तो ये कितना बचेगा, 1,09,000। तो 1,09,000 रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट हो गया। और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप है 5,000, ये भी आपको माइनस कर देनी है। ठीक है, आपसे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ पॉलिस्टर एंड नाइलॉन। तो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप कैलकुलेट नेट ज्वाइंट कॉस्ट। दूसरा स्टेप कैलकुलेट सेल वैल्यू ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एट सेपरेशन पॉइंट या स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तीसरा स्टेप क्या है, जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट है उसे सेल वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जितने जितने नंबर ऑफ यूनिट हैं उससे टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो, आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और जितने यूनिट आपके इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। आइए सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकालना था। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले क्या निकालना था, नेट ज्वाइंट कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल 3.5 लाख, वेजेस का खर्चा था 1,60,000, फिक्स्ड ओवरहेड था 1,20, वेरिएबल ओवरहेड था 60। अब इसमें से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट माइनस करना है। 3200 इंटू 40 माइनस 10,000 माइनस 9,000, 1,09,000। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप 5,000। नेट ज्वाइंट कॉस्ट आया 5,76,000। फिर कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू देखना था। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट, सेल वैल्यू ऑफ पी मतलब पॉलिस्टर जो था 12,500 इंटू 100 तो 12,50,000। सेल वैल्यू ऑफ एन जो नाइलॉन था 10,000 इंटू 60 यानी 6 लाख। तो रेशो कितना बना, 125:60, ये रेशो बन गया। ठीक है, अब नेट ज्वाइंट कॉस्ट को आपको बांट देना है, किसमें, पी और एन में। तो कॉस्ट ऑफ, यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये कॉस्ट ऑफ एन होगा। तो 576 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 185। 185 कैसे, इन दोनों का टोटल, ये आ जाएगा 389, 189। इसको आपको 12,500 से डिवाइड करना है तो आपका कॉस्ट पर यूनिट ये आ जाएगा। फिर 576 इंटू 60 अपॉन 185, इसका कॉस्ट ये आ जाएगा। इसको आपको 10,000 से डिवाइड करना है, जो 10,000 यूनिट थे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री देख लो। ये दोनों जगह ये गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पी 1600 इंटू 31.14, ये हो गया पी का कॉस्ट। और एन का कॉस्ट कितना हो गया, एन का कॉस्ट हो गया 400 इंटू इतना और इतना, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल आया। ठीक है, ये आपका AS2 का क्वेश्चन था।
चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। लो जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड ऑन 31 मार्च 24। ये 14 नंबर का क्वेश्चन था पूरा। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 60 लाख, 100 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब 60,000 शेयर्स हैं। 8% प्रीफरेंस शेयर 100 ईच, तो 21 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो 21,000 शेयर हो गए। 10% डिवेंचर 18 लाख, ट्रेड पेबल हो गए 16,80,000। गुडविल दे रखा है, पीपीई दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री दे रखा है, कैश एट बैंक, ओन डिवेंचर दे रखे हैं और पीएनएल यानी अपने ही डिवेंचर कंपनी ने खरीद रखे हैं 576 के। नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू है 6 लाख। ठीक, अब आगे देखिए क्या कहता है। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 24 कोर्ट अप्रूव द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन स्कीम फॉर जेड लिमिटेड। ईच इक्विटी शेयर शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुली पेड अप। यानी आपके पास जो एक शेयर था 100 रुपए का, उसको आपने 10 शेयर बना दिए 10-10 रुपए के। तो जो 60,000 थे ना, वो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, इंटू 10 कर दोगे तो 6 लाख शेयर हो गए। और एक शेयर पहले 100 का था, अब कितने का हो गया, 10 का। इसको बोलते हैं सब डिवीजन। तो पहले सब डिवीजन की एंट्री पास करनी थी आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 वाला टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला, वैल्यू वही रहेगी 60 लाख 60 लाख। ठीक है, तो 6 लाख 60,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच आर सब डिवाइडेड इंटू 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। फिर कहते हैं आफ्टर सब डिवीजन शेयर कैपिटल जो है वो 40% से कम हो जाएगा। यानी अगर 10 रुपए का शेयर है तो उसका अगर 40% कम कर दो तो शेयर 6 रुपए का रह जाएगा। इसका मतलब 4 रुपीज पर शेयर आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 वाला, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹6 और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 रुपए। जो नंबर ऑफ शेयर थे उससे मल्टीप्लाई कर दो 6 लाख। तो मतलब शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 60 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल नई वाली आ जाएगी 36 लाख यानी 60% के बराबर लगभग, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन जितना कम हुआ वो 40% 24 लाख वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। फिर कहते हैं प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स। अब यहां पर देखो, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 21 लाख, उसका 8% एक साल का डिविडेंड हो गया 168, और कहते हैं 4 साल का डिविडेंड एरियर है, 4 साल का एरियर है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव 75% ऑफ देयर डिविडेंड क्लेम एंड एक्सेप्ट पेमेंट फॉर द बैलेंस। इसमें से उन्होंने 75% छोड़ दिया, इसका मतलब 25% उन्होंने कहा हमको दे दो। तो एक तरीके से ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट आप कर रहे हो। कितना, 25%। तो 25% कितना होगा, 1,68,000 होगा। अगर आप 1,68,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका 25% निकालोगे तो यही आएगा। तो 168,000 का आपको प्रीफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करते हो तो आपको एंट्री बनानी पड़ती है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। तो यहां पर कैपिटल रिडक्शन टू बैंक आपको बनानी पड़ेगी एंट्री 168,000 से। ठीक है, उसके बाद देखिए ओन डिवेंचर 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू वर सोल्ड एट 98 कम इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग ओन डिवेंचर वर कैंसिल्ड। अब अगर आप देखें आपके पास टोटल 6 लाख की नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर हैं, उसमें से 2,40,000 की नॉमिनल वैल्यू के आपने डिवेंचर बेच दिए। इसका मतलब कहते हैं बाकी 3,60,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर जो बचे उनको कैंसिल कर दिया। तो अपनी डिवेंचर लायबिलिटी से आप कैंसिल करते हो। तो आपने एक तरीके से देखा जाए तो देखो 40% डिवेंचर बेच दिए और 60% आपने कैंसिल कर दिए, यही हुआ। तो जो डिवेंचर आपने बेचे हैं उसकी एंट्री देखो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने पर, 98 पर। तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर अगर देखोगे तो ये 2400 होंगे। तो 2400 इंटू 98, तो जितना भी अमाउंट आएगा वो यहां लिख दो। फिर टू ओन डिवेंचर, तो ओन डिवेंचर जब आप लिखोगे ना तो जितना बुक वैल्यू था उसका 40% ले लेना, क्योंकि आपने 40% बेचा है। तो टू ओन डिवेंचर 40% वैल्यू आ जाएगा, और अगर कोई प्रॉफिट आता है उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद जो बचे हुए 3,60,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर हैं उसका कैंसिलेशन होगा। तो उसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000, फिर टू ओन डिवेंचर। तो ओन डिवेंचर जो बुक वैल्यू है उसका 60% क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 40% तो आपने बेच दिया। बाकी जो बचेगा प्रॉफिट वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद यहां देखिए
डिवेंचर होल्डर 6 लाख रुपए के थे, उन्होंने कहा हमको मशीनरी दे दो और मशीनरी की बुक वैल्यू है 9 लाख, फुल सेटलमेंट में उन्होंने ले लिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, डिवेंचर होल्डर डेबिट कितने से? 6 लाख से। हमारे पास से प्लांट एंड मशीनरी कितने की जा रही है? 9 लाख की। तो 3 लाख का हमको घाटा हो गया, नुकसान हो गया, वो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 6 लाख, कैपिटल रिडक्शन डेबिट 3 लाख, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 9 लाख। रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी जो है पीपीई, वो 60 लाख पर वैल्यू हुआ, 60 लाख पर वैल्यू हुआ। अगर आप देखो ध्यान से तो एक बार जरा देखिए, ये कितना था? 72 लाख था। इसमें से 9 लाख का आपने डिवेंचर होल्डर को दे दिया, अब कितना बचा? 63 लाख। 63 लाख की पीपीई को आपने 60 लाख पर वैल्यू किया, इसका मतलब 3 लाख कम पर वैल्यू किया। तो प्लांट एंड मशीनरी में आपका 3 लाख का रिडक्शन हो रहा है, यानी पीपीई में 3 लाख का रिडक्शन हो रहा है। तो एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीपीई। उसके बाद आपको दे रखा है और भी एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है, और भी एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री 15 लाख, 13 लाख और 944। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 1375 और 13 लाख पर वैल्यू हुआ। इसकी वैल्यू दे रखी है 9 लाख 70 समथिंग दे रखी है। तो ये भी कम हुआ और ये भी कम हुआ है, ठीक है। तो जो ट्रेड पेबल है वो लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी कम होने की एंट्री होती है ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन। लेकिन जब एसेट कम होती है तो एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन टू एसेट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको राइट ऑफ करना है और गुडविल का भी राइट ऑफ करना है। अगर गुडविल और पीएनएल के बारे में कुछ ना भी बोलता तब भी आपको राइट ऑफ करना ही होता, ठीक है। तो इन सब की हम एक ही साथ एंट्री बना देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीपी, टू स्टॉक, टू ट्रेड रिसीवेबल, टू पीएनएल, टू गुडविल, एक साथ एंट्री बन जाएगी। ट्रेड पेबल्स अलग से एंट्री बनेगी, ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन, ये 180 से कम हुआ है। और 60,000 का आपने पेनल्टी पे किया, एक कैपिटल कमिटमेंट था आपका, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखा होगा किसी से, जब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करते हो तो हो सकता है आपको कोई पेनल्टी देनी पड़े, तो ये वही पेनल्टी आप पेमेंट कर रहे हो। तो एक तरीके से ये एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है। इसकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 60,000। बाकी आपसे कहते हैं इंटरेस्ट 10% जो है वो हर साल 31 मार्च को पे करते हो, तो 31 मार्च की ही बैलेंस शीट दे रखी है, तो उस दिन तक का इंटरेस्ट का सेटलमेंट हो गया होगा। अब उसके अगले दिन आप लोग ये सारी एंट्री बना रहे हो, तो आपको डिवेंचर की एंट्री बनानी, डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है? कहता है जर्नल एंट्री बनाओ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ। तो इसकी एंट्री देखिए मैंने आपको यहां पर बना दी है, ये देखिए। सबसे पहले ये तो सब डिवीजन की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 डेबिट टू कैपिटल इक्विटी शेयर 10 वाला 60 लाख, 60 लाख, मतलब 60,000 इक्विटी शेयर जो थे उनको सब डिवाइड कर दिया 6 लाख में 10 रुपए का। फिर कम किया, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला, फिर 6 वाला क्रेडिट हो गया और कैपिटल रिडक्शन में चला गया बैलेंस। फिर जो डिविडेंड पे किया है वो देखियो उसकी एंट्री हो गई, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। फिर जो ओन डिवेंचर बेच दिया आपने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर और टू कैपिटल रिडक्शन, ये हो गया। फिर जो डिवेंचर 60% थे वो कैंसिलेशन हो गया, तो कैंसिलेशन पर भी जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, देखो 6 लाख, 3 लाख और 9 लाख। फिर ये आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है और राइट ऑफ हो रहा है, तो पीपी 3 लाख, ये इतना, ये स्टॉक इतना, ये गुडविल इतना, और ये पीएनएल को राइट ऑफ किया आपने। ट्रेड पेबल का ये रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, ये एंट्री हो गई जो पेनल्टी थी। उसके बाद में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया, जो डिफरेंस था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इसकी भी आपको एंट्री बनानी होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एक ही एंट्री होगी। और फिर बैंक अकाउंट आपसे पूछा था, बैंक अकाउंट ये है, ठीक है। ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, एवरेज क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर है 3A, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है AS7 से। ये भी बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने क्लास में इस तरीके के लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको करवाए थे। जिन बच्चों ने भी अगर प्रैक्टिस की होगी ना ढंग से, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ये समझ लो। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर एंड रेलवे ओवर ब्रिज। इट ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम रेलवे अथॉरिटीज टू कंस्ट्रक्ट ए रेलवे ओवर ब्रिज फॉर 400 करोड़। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे ओवर ब्रिज इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया 400 करोड़। एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज एस्टिमेटेड दैट द टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड विल बी 370 करोड़, बट by the end of year 1 this estimate is stand revised to 375 crore.
यानी जब कॉन्ट्रैक्ट लिया उस वक्त हमको लग रहा था कि टोटल कॉस्ट इनकर्ड होगा 370, लेकिन ईयर एंड में जाते जाते हमारा एस्टिमेट रिवाइज हो गया और पहले साल के एंड में हमें लग रहा था अब टोटल कॉस्ट इनकर्ड होगा 375 करोड़। ड्यूरिंग ईयर 3 the construction limited has requested for a variation in the contract which approved by railway authorities, and accordingly the total contract value will increase by 10 crore and cost will increase by 7 crore। यानी थर्ड ईयर में जाकर आपका वेरिएशन हो गया, और वेरिएशन हो गया जिसकी वजह से 10 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ जाएगा और 7 करोड़ से आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी जो पहले 375 की कॉस्ट थी फर्स्ट और सेकंड ईयर में, वो थर्ड ईयर में जाकर 382 करोड़ की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फर्स्ट और 2 ईयर में 400 करोड़ था, वो फोर्थ और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हो जाएगा आपका 410 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। The construction limited decided to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred to total estimated contract cost। वही degree of completion जो निकालते हैं on the basis of cost incurred। Contract cost incurred हर साल के एंड में देखो, पहले साल के एंड तक इतना, दूसरे साल के एंड तक इतना, तीसरे साल के एंड तक इतना, चौथे साल के एंड तक इतना। तो तीसरे साल में जो कॉस्ट इनकट था वो 307 होगा, क्योंकि 3 करोड़ इसके अंदर अनयूज्ड मटेरियल है। तो जो मटेरियल अभी अनयूज्ड है उसको कंसीडर नहीं करते, वो अगले साल जाकर इनकट हुआ होगा, वो इसमें इंक्लूड हो गया होगा। ठीक है, तो ये पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का कॉस्ट हो गया। अब आपसे क्या कहता है, एक तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूछ रहा है हर साल का, और फिर हर साल का प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो हर साल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना था आपको, और फिर एक स्टेटमेंट बनाकर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट निकालना था हर साल का। तो कैसे निकलेगा देखो, ये है सबसे पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन या डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ईयर 1 देखो, पहले साल कॉस्ट इनकट हुआ 98.8 आउट ऑफ 375, तो 26.35%, ये आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया पहले साल के एंड में। सेकेंड ईयर में कॉस्ट इनकट हुआ 202.4 आउट ऑफ 375, तो 53.97% हो गया। अगर कोई अप्रोक्सीमेटली इसको 54% लेना चाहे तो ले सकता है, तब भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बिल्कुल पॉइंट में जितना आ रहा था उतना ही लिया है। अच्छा, थर्ड ईयर में 307 माइनस 3 इंटू 100, लेकिन अब थर्ड ईयर में जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 382 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएशन हो गया यहां पर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ 80.37%, और फोर्थ ईयर में तो आपका 100% हो ही गया। अब देखिए, स्टेटमेंट बनाना है हमको, प्रॉफिट निकालना है हर साल का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, पहले साल 400, दूसरे साल 400, तीसरे साल 410, चौथे साल भी 410। डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखो, ये ऊपर निकाली थी मैंने। फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ए इंटू बी, पहले साल के एंड तक इतना, दूसरे साल के एंड तक इतना, तीसरे साल के एंड तक इतना, चौथे साल के एंड तक इतना। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, पहले साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, फोर्थ ईयर ये। फिर प्रॉफिट आ जाएगा देखो, कुमुलेटिव प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज इन अर्लियर ईयर, ये मैंने माइनस कर दिया, तो हर साल का प्रॉफिट आ जाएगा देखो। यानी पहले साल आप इतना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना, और टोटल मिलाकर देखोगे ये 3 प्रॉफिट जो होगा वो 28 करोड़ होगा टोटल। 28 करोड़ कैसे, 410 में 382 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 28, तो वही आपका टोटल आएगा, ये चारों साल का प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो का। कैश फ्लो में आपसे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पूछा गया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर आरंभ लिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखे हैं, देखो ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, तो जब आप चेंज निकालोगे ना तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 37,800 प्लस 5,400, तो ये आपने करंट ईयर में इतना प्रॉफिट कमाया होगा टोटल मिलाकर, करंट ईयर में आपने इतना प्रॉफिट कमाया होगा। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग और क्लोजिंग, जनरल रिजर्व में इतना आपने ट्रांसफर किया, कितना 27,000, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है। डिवेंचर में इतना इंक्रीमेंट हुआ, ट्रेड पेबल में ये हुआ, करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट देखिए यहां पर हम ये मान रहे हैं, ये वो नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आपको बोलता कि ये इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू है, यानी विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू है, तब इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम मानेंगे कि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो इस पर जो इनकम आपने कमाई होगी वो आपको नेट प्रॉफिट से माइनस करनी पड़ेगी। पीपीई ये ग्रॉस दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों का डिफरेंस जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, ये 32,400 आया था।
फिर ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इंक्रीज इन प्रोविजन आपका नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, आपको पता ही है। इन्वेंट्री हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। फिर कहते हैं इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, यानी इस बार पीएनएल में कितना इनकम टैक्स गया वो दे रखा है, तो जानते हो आपका टैक्स पेड निकल कर आएगा। और टैक्स पेड कैसे निकल कर आएगा, ओपनिंग बैलेंस जो है उसमें प्लस ये जितना आपने पीएनएल में ट्रांसफर किया ये वाला ऐड कर दो, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो माइनस कर दोगे, तो आपका टैक्स पेड आ जाएगा। तो टैक्स पेड आपका निकल कर आ जाएगा। कहते हैं न्यू डिवेंचर हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब जो डिवेंचर पर इंटरेस्ट लगेगा वो बिगनिंग वाली वैल्यू पर लगेगा, क्योंकि जो इशू क्या है एंड में किया है आपने, ठीक है। फिर करंट इन्वेस्टमेंट भी, आपसे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहते हैं एंड में ही परचेज किया है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट पर इनकम माइनस करनी है नेट प्रॉफिट से, वो भी ओपनिंग पर कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर इन्वेस्टमेंट की इनकम कैलकुलेट करके आपको नेट प्रॉफिट से माइनस करनी थी। अब आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखिए जरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। ये देखो, डिफरेंस इन पीएनएल एज पर बैलेंस शीट 37,800 प्लस 5400, ठीक है। प्लस क्यों किया, क्योंकि ये लॉस था, तो लॉस राइट ऑफ करने के बाद आपका इतना प्रॉफिट बचा हुआ है, इसका मतलब पूरे साल में इतना प्रॉफिट कमाया होगा आपने। जनरल रिजर्व में इतना ट्रांसफर किया, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 1,62,000, डिवेंचर इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पर निकाला है, डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है वो है, और इंक्रीज इन प्रोविजन इतना, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस पर मैंने निकाला है। ये आ जाएगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद देखिए डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस होगा, ये आपका आ गया नेट, तो ये आएगा, और इसमें से टैक्स पेड माइनस होगा, तो ये माइनस का आ रहा है 84,024, ठीक है। तो टैक्स पेड इसमें काफी ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव में आ गया, ठीक है जी। ये था आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन, कितने का, 7 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब अमालगमेशन का क्वेश्चन देखिए, अमालगमेशन का क्वेश्चन आया है 14 नंबर का, और बच्चों आपको पता है अमालगमेशन का क्वेश्चन तो बिल्कुल वही जो आपके बुक में 3-4 क्वेश्चन दे रखे थे ना, एक जैसे स्टार लिमिटेड, मून लिमिटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन था इसी तरीके से नील लिमिटेड, गगन लिमिटेड, उसी तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन था, सेम बिल्कुल। ये देखिए, इंटेलिजेंट लिमिटेड एंड डिलीजेंट लिमिटेड आर कैरिंग ऑन देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली फॉर द लास्ट 2 years, 2 सालों से ये बिजनेस चला रहे हैं। फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन 31 March 2024 हैज बीन गिवन टू यू। ये दोनों का बैलेंस शीट दे रखा है, इनका शेयर कैपिटल, इनके प्रीफरेंस शेयर, इनका ट्रेड पेबल, इनका ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी लायबिलिटी होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 1 साल का और ये दूसरे साल का, 2 सालों का इनका प्रॉफिट दे रखा है। फिर लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक। On 1st April 24, both companies agreed to amalgamate and form a new company, Genius Limited, with an authorized capital of 40 lakh, divided into 30,000 equity share of 100 each, and 10,000 8% preference share of rupees 100 each. तो ये इनका authorized capital है नई कंपनी का, नई कंपनी का। The amalgamation has to be carried out on the basis of following agreement. Asset of both companies were to be revalued. दोनों कंपनी की, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और इन्वेंट्री, इनको तीनों को आपने रिवैल्यू किया, ठीक है। ट्रेड पेबल्स 1 लाख थे जो एक दूसरे को पेबल थे, कॉन्ट्रा आइटम हो गया ये। अब पीसी कैसे डिस्चार्ज होगा वो देखो, कहते हैं इशू 22,000 इक्विटी शेयर 100 ईच फुली पेड अप इन प्रोपोर्शन ऑफ सम ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 सालों के प्रॉफिट का टोटल करिए और उस रेशो में इसको बांट दीजिए दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस कहते हैं जितने पहले प्रीफरेंस शेयर थे उतने ही प्रीफरेंस शेयर दोनों कंपनी के शेयर होल्डर को दे दिए जाएंगे। 100 रुपए का एक शेयर है, हम 125 में देंगे, ठीक है। और 12% डिवेंचर 100 ईच इन जीनियस लिमिटेड एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 10% ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑन 1st April 24 आफ्टर रिवैल्यूएशन। ये वही था, पहले आप नेट एसेट निकालोगे, रिवैल्यूएशन के बाद उसका 10% निकालोगे, तो वो आ जाएगा इनकम इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ नेट एसेट। फिर जितना इनकम आप कमा रहे, जितना इनकम आएगा 10% ऑफ नेट एसेट, वो जो इनकम आएगा इतने डिवेंचर इशू करेंगे कि उतना इनकम होता रहे, और डिवेंचर का रेट है 12%, तो जो इनकम आई थी उसको 12% से डिवाइड कर देना है, तो आपका डिवेंचर का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्वेश्चन कितनी कर चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे किए थे। आपसे कहता है एक तो बताओ कितने शेयर डिवेंचर इशू करे वो बता दो, और बैलेंस शीट बनाना थी।
तो ये देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ, पहले तो कितने शेयर कितने डिवेंचर इशू करने थे वो। अच्छा, यहाँ पर ये आई लिमिटेड और डी लिमिटेड है, वो थोड़ा सा भूल गए लिखना, उसको एक्स और वाई लिख गया था। तो इंटेलिजेंट और डिलीजेंट, पहले तो ये तो शेयर डिवेंचर और आपके इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर दिए हैं, तो ये तो नेट निकला है। अब वर्किंग नोट देखो, पहले सबसे पहले 2 सालों का प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट के अंदर दोनों साल का प्रॉफिट दे रखा है, उनका टोटल लगा लो 7 और 4, तो रेशियो बना 7:1, 7:4। तो जो 22,000 इक्विटी शेयर हैं वो 7:4 के रेशियो में बांटे जाएंगे दोनों शेयर होल्डर को, समझे? तो वो तो देखो यहां पर आ गया 22,000 7:4 के रेशियो में, तो इसको 14,000 इसको 8,000। अब 100 रुपए का एक शेयर था तो 14 लाख और 8 लाख, टोटल इक्विटी शेयर 22 लाख के हो गए। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर जितने पहले थे उतने ही दे रहे हैं अब, तो पहले 3 और 2 थे, तो अब भी 3,000 और 2,000 दे रहे हैं। इक्विवेलेंट 100 का है लेकिन हम 125 में दे रहे हैं, तो 3,000 इंटू 125 375, और 2,000 इंटू 125 2.5 लाख, 6,25,000। अब डिवेंचर कितने वो ये निकल कर आए हैं, लेकिन हमने वर्किंग नोट 2 में, तो वर्किंग नोट 2 में कैसे निकला ये देखो। पहले तो हमको क्या निकालना था, कैलकुलेशन ऑफ 12% डिवेंचर इशूड। कैसे? पहले नेट एसेट निकालना था रिवैल्यूएशन के बाद, ये नेट एसेट आ गया, नेट एसेट का 10% ये इनकम आ गया। अब जो इनकम आया उसको 12% से डिवाइड करना था, इसको 12% से डिवाइड कर दो, तो ये आपके कितनी वैल्यू के डिवेंचर इशू किए जाएंगे वो अमाउंट आ गया। इसको ले जाकर ऐड कर दो, टोटल पीसी आ जाएगा। ये देखिए टोटल पीसी आ गया, ये टोटल पीसी, और ये टोटल पीसी आया 57 लाख। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना था हमको, तो जो नेट एसेट हमने बोथ कंपनीज की एक्वायर की, देखो 34,50,000 ये दोनों कंपनी की नेट एसेट हमने एक्वायर की, और 57 लाख का पीसी है, तो गुडविल आ गया 22,50,000। ठीक है, और फिर बैलेंस शीट बनानी थी। शेयर कैपिटल में 27 लाख, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रीफरेंस शेयर पर था। 5,000 शेयर दिए, 3 और 2, तो 5,000 शेयर थे, 25 रुपए के हिसाब से 1.25 का सिक्योरिटी प्रीमियम था। डिवेंचर 28,75,000 दोनों का टोटल। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड ये भी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है 12 और 4 दोनों कंपनी का जोड़कर, उसमें से कॉन्ट्रा माइनस कर दिया तो 15 लाख, बैलेंस शीट का टोटल 77। इधर पीपीई का टोटल 32,50,000, पीपीई में लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी था, दोनों का जोड़कर लिख दिया। गुडविल आया था 22,50, वो लिख दिया। इन्वेंट्री 9 लाख रिवैल्यूएशन के बाद, ट्रेड रिसीवेबल में कॉन्ट्रा आइटम घटाने के बाद, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना था वो लिख दिया। 5,77 लाख आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया अमालगमेशन का। अच्छा, ये मैंने नोट्स टू अकाउंट बनाकर दिखाया, ये शेयर कैपिटल का है और ये रिजर्व एंड सरप्लस का है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन बच्चों, होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे इससे मुश्किल क्वेश्चन बनाए हुए हैं हमने अपनी क्लास में, इससे मुश्किल क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आर्ट लिमिटेड और क्राफ्ट लिमिटेड 2 कंपनियां थी। शेयर होल्डर के फंड उनके दे रखे हैं, शेयर कैपिटल में 650 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में इतना इतना, फिर ट्रेड पेबल दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है। उसके बाद पीपीई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी ये इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर शेयर कैपिटल में ये होल्डिंग कंपनी का है और ये सब्सिडरी कंपनी का है 4,000, तो 4,000 शेयर्स हैं, ठीक है, सब्सिडरी के। जनरल रिजर्व इसका 1,20, इसका 1,92, पीएनएल और इसका 40 और 2,08,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओडी दे रखा था। लैंड एंड बिल्डिंग 1,90, 1,35, प्लांट मशीनरी इतना इतना दे रखा है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट 4,32 खरीद रखे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये था, ये बैलेंस शीट हो गई। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, आर्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 3,200 इक्विटी शेयर ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 23, यानी बीच में खरीदे। 1 अप्रैल से ईयर शुरू हुआ, 1 अक्टूबर को खरीदा, यानी 6 महीने के बाद, तो 6 महीने टाइम एडजस्टमेंट है। 4,000 में से आपने 3,200 शेयर परचेज किए, तो 80% तो हो गया होल्डिंग का हिस्सा और 20% हो गया माइनॉरिटी का हिस्सा। The reserve and surplus and P&L account of Craft Limited showed a credit balance of 40,000 and 58,700 respectively on 1 April। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है जनरल रिजर्व का और P&L का। अच्छा, जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस भी 40,000 ही है, सब्सिडरी का, ये देखो। इसका मतलब जनरल रिजर्व का पोस्ट बैलेंस है ही नहीं, सिर्फ प्री है। तो जनरल रिजर्व सिर्फ प्री है, पोस्ट है ही नहीं।
अब पीएनएल है, पीएनएल क्लोजिंग 2,08,000 है और ओपनिंग 58,700 दे रखा है, तो जो डिफरेंस होगा वो आपने करंट ईयर में कमाया होगा, उस पर टाइम एडजस्टमेंट लगेगा 6 महीने का। कहते हैं द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड विच स्टूड एट ₹2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 23 वाज कंसिडर्ड वर्थ ₹2,20,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी 1 अक्टूबर को जिस दिन शेयर एक्वायर किए उस दिन रिवैल्यूएशन किया गया 2.20 पर। On the date of acquisition, the depreciation plant and machinery is calculated 10% per annum. The revaluation of plant and machinery is to be considered at the time of consolidation. यानी consolidation में revalued value दिखानी है। तो अगर आप देखें 1 अप्रैल को वैल्यू थी 2.5 लाख, पहले इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाओ अक्टूबर 1 तक, तो वो होगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन 12,500, तो ये बचेगा 237,500। अब 237,500 की चीज को आपने 2.20 में वैल्यू किया तो लॉस आ गया 17,500। बेटा रिवैल्यूएशन लॉस आया, इस रिवैल्यूएशन लॉस के 2 टुकड़े करेंगे। 80% होल्डिंग का हिस्सा है जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाकर ऐड होगा, लॉस ऐड होता है, प्रॉफिट माइनस होगा लेकिन लॉस ऐड होता है, और ये प्री माना जाता है, प्री प्रॉफिट प्री लॉस माना जाता है जो भी रिवैल्यूएशन पर होता है। तो ये कितना होगा, ये होगा 14,000। तो 14,000 आप ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट में जाकर, और 3,500 का जो लॉस होगा वो माइनॉरिटी से हटा दिया जाएगा, माइनॉरिटी में से माइनस किया जाएगा। अच्छा, अब सेविंग इन डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जब लॉस आता है तो हम सेविंग इन डेप्रिसिएशन निकालते हैं, आपको पता है। तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, देखो पोस्ट पीरियड में ऑलरेडी आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, पहले वो देखो। पोस्ट पीरियड में आप 12,500 का डेप्रिसिएशन, यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप ऑलरेडी 12,500 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके होंगे, क्योंकि पूरे साल में आपने 25,000 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा 2.5 लाख पर। ठीक है, तो 25,000 पहले हाफ का था, मतलब 12,500 पहले हाफ का था, 12,500 सेकंड हाफ का होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन लगना किस पर चाहिए था, रिवाइज वैल्यू के हिसाब से 2.20 पर। तो सेकंड हाफ का अगर 2.20 पर लगाओगे तो 11,000 आएगा, इसका मतलब 1,500 की सेविंग होगी डेप्रिसिएशन में, और ये सेविंग आप एओपी में पोस्ट प्रॉफिट में ले जाकर ऐड कर देते हो। ठीक है, ये ऐड कर देते हो, तो ये सेविंग इन डेप्रिसिएशन आ गया। और जो कंपनी है सब्सिडरी, 2,20,000 में से 11,000 का डेप्रिसिएशन घटाकर जो वैल्यू बचेगी वो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, यानी होल्डिंग के साथ उसको ऐड करोगे मशीनरी की वैल्यू। तो यहां देखिए, आगे देखो, क्राफ्ट लिमिटेड डिडक्ट 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। द पॉलिसी इज नॉट फॉलोड बाई आर्ट लिमिटेड। तो ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी भी पॉइंट भी डाल दिया इन्होंने। मतलब आर्ट लिमिटेड की पॉलिसी है कि हम प्रोविजन नहीं बनाते ऐसे जनरल प्रोविजन, लेकिन क्राफ्ट लिमिटेड ने 1% प्रोविजन बना रखा है, तो उस प्रोविजन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जरा डेटर्स देखना कितने हैं, डेटर्स 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 डेटर्स, ये दे रखे हैं डेटर्स। तो ये डेटर्स जो दे रखे हैं ना, इसको आपको 100% पर लाना पड़ेगा। ये 99 के बराबर होगा, तो 1% के बराबर कितना होगा, ये 1700 आएगा। ये 1700 आपको एक तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, और जो आपका पीएनएल का बैलेंस है ना, क्लोजिंग पीएनएल, उसमें ले जाकर ऐड कर देना इस 1700 को। यानी सब्सिडरी कंपनी के पीएनएल में ये 1700 ऐड कर देंगे, यानी जो प्रोविजन आपने बना रखा था उसको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो प्रोविजन जो इसमें से माइनस कर रखा था वो प्लस कर दो, और उधर प्रॉफिट में से माइनस कर रखा होगा प्रॉफिट में प्लस कर दो। ठीक है, मतलब हमें अपने अकाउंट को एट पार लाना पड़ता है विद द पॉलिसी ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्राफ्ट लिमिटेड ने के इन्वेंट्री में एक ऐसा गुड्स है जो 8 से परचेज किया था, 1,03,500 का, कॉस्ट पर 15% प्रॉफिट कमाया था। तो 1,03,500 इंटू 15/115, तो ये 13,500 का स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। तो एक तो ये स्टॉक से माइनस होगा, दूसरा ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है, तो होल्डिंग कंपनी के पीएनएल से माइनस हो जाएगा 13,500। आपसे कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही आसान, मैं क्या बोलूं। ये देखो बैलेंस शीट तो मैंने ये बनाई हुई है, पहले ये देख लो। पहले रिवैल्यूएशन, होल्डिंग रेशो ये है, फिर रिवैल्यूएशन। 1/4 को बैलेंस इतना था मशीन का, 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन, फिर 1 अक्टूबर की वैल्यू आ जाएगी, रिवाइज वैल्यू 2.20 है, लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन पर 17,500, होल्डिंग का हिस्सा 14,000, माइनॉरिटी का 3,500। ठीक है, उसके बाद सेविंग इन डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी चार्ज है पोस्ट पीरियड में 12,500, जबकि पोस्ट पीरियड में रिवाइज वैल्यू पर कितना होना चाहिए 11,000, तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन 1,500।
बैलेंस शीट में कितना आएगा, प्लांट एंड मशीनरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना आएगा, जो आंट लिमिटेड है यानी होल्डिंग का 231 है। अब क्राफ्ट लिमिटेड का रिवाइज वैल्यू है 220 और पोस्ट पीरियड में रिवाइज वैल्यू पर 11,000 का डेप्रिसिएशन, तो ये 4,40,000 आएगा, ये बैलेंस शीट में आपका प्लांट एंड मशीनरी के तौर पर जाएगा। अब एओपी देखो, एओपी में पहले रिजर्व मैंने अलग कर दिया है, अब रिजर्व देखिए सिर्फ प्री है, तो प्री का माइनॉरिटी का हिस्सा और होल्डिंग का हिस्सा 32,000 और 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले जो पीएनएल 58,700 ओपनिंग बैलेंस है, 2,08,000 क्लोजिंग बैलेंस है, सबसे पहले जो प्रोविजन रिवर्स किया है ना वो इसमें ऐड कर लो, फिर ये टोटल आ जाएगा, ये ओपनिंग था और पूरे साल में इतना इंक्रीमेंट हुआ होगा, पूरे साल में जितना इंक्रीमेंट हुआ उसमें 6 महीने का पीरियड लगाइए, तो 75,500 इधर 75,500 इधर, समझे, तो इधर से 75,500 माइनस करके इधर लिख देंगे, सेविंग इन डेप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाएगा, ये आपका पीएनएल का पोस्ट और प्री प्रॉफिट आ गया, इसमें 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लीजिए, ठीक है, 20% 80%। फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से 80% शेयर कैपिटल माइनस करो, शेयर इन रिजर्व माइनस करो, प्री प्रॉफिट में शेयर इन प्री प्रॉफिट माइनस करो, और फिर जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो ऐड कर लो, ये आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 13,360, ठीक है। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो, शेयर कैपिटल 80,000, शेयर इन पोस्ट रिजर्व, प्री एंड पोस्ट रिजर्व, तो प्री पोस्ट तो है नहीं, सिर्फ प्री में था, शेयर प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट दोनों का जोड़कर मैंने लिख दिया, और रिवैल्यूएशन लॉस को माइनस कर दो, ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व जो कंसोलिडेशन पर आया वो, फिर रिजर्व जो होल्डिंग का था अपना ही आएगा क्योंकि पोस्ट बैलेंस था नहीं सब्सिडरी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट बैलेंस ऐड कर देंगे और स्टॉक रिजर्व यहां से माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। और बैलेंस शीट देख लो, ये बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आएगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस ये हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये हो गया, ट्रेड पेबल ये हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 70,000 गिवन है आपको, फिर लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का ये हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 440 आया था, वर्किंग नोट हमने बनाया, इन्वेंट्री देखो स्टॉक रिजर्व माइनस करके इधर ट्रेड रिसीवेबल, ये प्रोविजन का रिवर्स 1700 माइनस करके इतना आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना आया, ये दोनों बैलेंस शीट के टोटल आ गया, समझे, ये आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालने के लिए, AS 19 से क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने कई क्वेश्चन अपने एग्जाम मतलब अपनी क्लास में हमने किए थे। कॉस्ट ऑफ मशीन और फेयर वैल्यू एक ही दे रखे हैं, ये दोनों को हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अनअर्न्ड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दे रखा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये दे रखा है, लीज टर्म है 3 साल, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन कहता है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, द मशीन विल रिवर्ट टू द Color Limited on termination of the lease. The lease payment is to be made at the end of each year in 3 equal parts. The present value of ₹1 due at the end of 3rd year at 12% rate of interest 7,118. The present value of ₹1 due at the end of 3rd year, ये हो गया PVAF यानी present value annuity factor। आपसे कहता है बताओ, ये पहले तो बताओ क्या कि ये फाइनेंस लीज है और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बताओ। तो पहले देखो क्या फाइनेंस लीज है, बिल्कुल है, 3 साल के लिए दिया 5 में से, तो 60% पीरियड तो कवर कर रहा है। 5 कंडीशन बताई थी, उसमें से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो मेजर पार्ट आपका कवर कर रहा है यूजफुल लाइफ का लीज पीरियड, मोर देन 50%, तो इसका मतलब फाइनेंस लीज है। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम और पूछ रहा है, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालोगे? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम देखो मैं सोल्यूशन में ही दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, पहले तो ये फाइनेंस लीज है, ठीक है। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालते हैं? हम पहले टोटल लीज रेंटल लेते हैं, लीज रेंटल मैंने ये कैलकुलेट किए हैं 3 महीने के, ये टोटल लीज रेंटल हो गए, यूजीआरवी इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाता है। अब यहां देखो जरा, कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल पर एनम, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट पहले देखो फेयर वैल्यू ऑफ, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी माइनस करो, तो जो बचेगा ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल होगा। अब पीवीएएफ जो दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, ये 1 साल का लीज रेंटल आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करवाए, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली इसको समझाया हुआ है, ठीक है। तो 690 166 इंटू 3 करना था, उसमें यूजीआरवी ऐड करना था, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करना था, ये आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ गया। अच्छा, उसी में एक क्वेश्चन और पूछा था, या तो ये कर लो या फिर AS 20 का ये क्वेश्चन कर लो। तो इसमें आपको बोला गया था कि भाई साहब बेसिक और डाइल्यूटेड EPS बताओ,
तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, यानी एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, या तो ये या फिर ये। तो इसमें 50,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए पेड अप था। फिर 2 लाख प्रीफरेंस शेयर हैं। अब ये प्रीफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हमेशा मानेंगे कुमुलेटिव, ठीक है, कुमुलेटिव। फिर 10,000 12% डिवेंचर 100 ईच, 10 लाख ईच डिवेंचर कन्वर्टेबल इनटू 3 इक्विटी शेयर। ओके, 1 जुलाई को कंपनी ने कॉल किया, जो 20 रुपए रह गया था वो सारों ने पे कर दिया, लेकिन 10,000 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया। अच्छा, कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था 344, टैक्स रेट है 30%। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, तो देखो कैसे निकालना था, आइए। सबसे पहले पीएटी लिख दिया, उसके बाद प्रीफरेंस डिविडेंड मैंने माइनस किया 1,60,000। क्यों माइनस किया? मैंने मान लिया कि ये कुमुलेटिव है, और कुमुलेटिव पर चाहे डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो या ना हो, आपको माइनस करना है, यानी बुक में प्रोवाइड किया गया हो या ना किया गया हो, हमें माइनस करना पड़ेगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर बेसिक ईपीएस, ये आ गया, बेसिक ईपीएस के लिए ये आ गया। अच्छा, अगर जब आप कन्वर्ट करोगे तो डिवेंचर होल्डर को जब आप शेयर्स दे दोगे तो उनको जो इंटरेस्ट देने वाले थे उसकी सेविंग होगी फ्यूचर में जाकर। तो सेविंग इन इंटरेस्ट अगर होगा तो कितना होगा, 10 लाख का 12%, 1,20, लेकिन 30% गवर्नमेंट ले जाएगी टैक्स के नाम से, तो 70% का ही सेविंग होगा, 84,000। तो जो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे उसके लिए रिवाइज अर्निंग है 268। इसी तरीके से अब देखो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 इंटू 80/100, क्योंकि पहले पेड अप वैल्यू 80 थी, इंटू 12/12, तो वो 40,000 हो गया। फिर आपने कॉल की 50,000, लेकिन उसमें से 10,000 पर पैसे नहीं मिले, तो कितने पर मिले, 40 पर, 20/100, ठीक है। और कितना, 1 जुलाई को आपने कॉल किया तो 9/12, तो कितना आ जाएगा, 6,000 शेयर के इक्विवेलेंट हो गई। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फॉर बेसिक ईपीएस हो गया 46,000। जब फ्यूचर में जाकर अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको 30,000 शेयर और इशू करने पड़ेंगे, तो आपका रिवाइज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए इतना आ गया। अब आप बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लो। बेसिक ईपीएस अर्निंग है बेसिक के लिए 184 और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 46, तो 4 आ जाएगा। और डाइल्यूटेड के लिए अर्निंग इतना है और नंबर ऑफ शेयर इतने हैं, तो ये आ जाएगा 3.53। अब ये बेसिक से कम हो रहा है तो इसका मतलब डाइल्यूटिव है, तो इसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन था आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें डिविडेंड का आपको बताना था। अब जो आउट ऑफ रिजर्व अगर आप डिविडेंड बांटते हो तो उसके 3 शर्तें होती हैं। क्या 3 शर्तें होती हैं? सबसे पहली शर्त होती है कि जो आप डिविडेंड बांटना चाहते हो वो पिछले 3 सालों के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आप विड्रॉ करोगे अमाउंट वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, विड्रॉवल के बाद रिजर्व में कैपिटल का 15% से कम बैलेंस नहीं बचना चाहिए। इन तीनों में से जो लोअर होता है वही हम बांट सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है शेयर कैपिटल इतना है, जनरल रिजर्व इतना है, लॉस करंट ईयर का इतना दे रखा है। फिर कहते हैं कंपनी लॉस हुआ, प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन कंपनी रिजर्व में से डिविडेंड बांटना चाहती है 10% से। पिछले 5 साल का डिविडेंड का रेट दे रखा है, लेकिन आपको 5 साल का एवरेज नहीं देखना, पिछले 3 साल का देखना है, ठीक है। पिछले 3 साल का आ रहा है 12%, तो एवरेज रेट है 12%, आप बांटना चाहते हो 10%, तो पहली कंडीशन के हिसाब से तो आप 10% बांट सकते हो, ठीक है। अब आपसे कहता है अकाउंटेंट के तौर पर आप ये बताइए क्या हम ये बांट सकते हैं 10% या नहीं, और अगर नहीं बांट सकते तो ये बता दो कितना % हम बांट सकते हैं। तो हमने पहले तो देखो 3 शर्तें हैं। पहला देखो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 12%, तो पहली शर्त के हिसाब से तो बांट सकते हो। दूसरी शर्त क्या है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो 500 लाख और 100 लाख इंटू 10%, 60 लाख निकाल सकते हो सेकंड कंडीशन के हिसाब से अपने रिजर्व से, 60 लाख यानी 600 का 10%। लेकिन निकालने के बाद आपके रिजर्व से 15% कम से कम कैपिटल का बचना चाहिए। तो अगर उस कंडीशन के हिसाब से देखो तो जनरल रिजर्व 100 लाख है, कैपिटल आपका कितना दे रखा है 500, तो 500 का 15% तो आपको मेंटेन करके रखना है हमेशा। तो कितना विड्रॉ कर सकते हो रिजर्व से, 25। तो पहली सेकंड कंडीशन के हिसाब से 60, थर्ड के हिसाब से 25 निकाल सकते हो। तो दोनों में से जो लोअर होगा 25 वो निकाल सकते हो आप। अब जो आप निकालोगे ना उसमें से पहले अगर करंट ईयर का कोई लॉस है, पहले उस लॉस को राइट ऑफ करोगे। तो इस क्वेश्चन में 5 लाख का लॉस भी दे रखा है आपको, तो 25 आप निकाल सकते हो, उसमें से 5 लाख का लॉस राइट ऑफ करोगे। तो डिविडेंड मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजर्व से आप बांट सकते हो 20 लाख। अब 20 लाख जो है वो 500 लाख की कैपिटल पर परसेंटेज देख लो जरा कितना होगा, 4% डिविडेंड होगा। तो आप 10% तो नहीं बांट सकते, आप 4% का डिविडेंड बांट सकते हो, समझे? आप 4% का डिविडेंड बांट सकते हो। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में ये 25 आया, ये 60 आया, तो आप 25 निकाल सकते हो।
यानी मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व इज 25 और 60 विच एवर इज लोअर. सो 25 lakh कैन बी विड्रॉन, बट आउट ऑफ 25 lakh फर्स्ट ऑफ ऑल करंट ईयर लॉस ऑफ 5 lakh विल बी रिटन ऑफ. सो अवेलेबल अमाउंट फॉर डिविडेंड विल बी 20 lakh. ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड 500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो 4% बांट सकते हो आप. तो कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट 10% डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली 4%. सिर्फ 4% का आप बांट सकते हो. और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन ब्रांच का. तो देखो बच्चों, ब्रांच का क्वेश्चन. ठीक है, ब्रांच का. अब ब्रांच में क्या है? स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, हैज इट्स ब्रांच एट न्यूयॉर्क. द फॉलोइंग बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड यूएसए ब्रांच ऑफिस आर प्रोवाइडेड. ये एंड डेबिट बैलेंस, इसमें एक्सपेंडिचर. और आपको पता है एक्सपेंडिचर को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो इंडियन रुपीज में तो एवरेज रेट से करते हैं, एवरेज रेट. कैश एट बैंक क्लोजिंग रेट से करते हैं, डेटर्स क्लोजिंग रेट से करते हैं. फिक्स असेट, जिस दिन आपने फिक्स असेट परचेज किया तो फिक्स असेट और उसका डेप्रिसिएशन दोनों, तो आप इस फिक्स असेट को दो पार्ट में कर दोगे. 80% इसकी WDV होगी और 20% डेप्रिसिएशन होगा. तो दोनों ही एक ही रेट से होंगे, जिस दिन आपने फिक्स असेट परचेज किया होगा उस रेट से. इन्वेंट्री, स्टॉक पी और स्टॉक क्यू दो दे रखे हैं. वैसे इन्वेंट्री नॉर्मली क्लोजिंग रेट से लेते हैं. अब देखो इसमें पी और क्यू अलग अलग दे रखा है, तो देखते हैं क्या है इसका. आगे क्रेडिट बैलेंस में इनकम, इनकम को एवरेज रेट से करेंगे, क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट से करेंगे, और हेड ऑफिस ये तो एक्चुअल रेट, एक्चुअल अमाउंट होता है. हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस जो दिख रहा होगा वही ले लेते हैं. रेट देखिए, एवरेज रेट है 56, जिस दिन फिक्स एसेट परचेज किया उस दिन का रेट है 55, तो फिक्स एसेट और उसका डेप्रिसिएशन दोनों इससे ले लेंगे. क्लोजिंग एक्सचेंज रेट है 58. कहते हैं स्टॉक ऑफ पी वाज वैल्यूड 5520, purchased when the exchange rate was 56.5, the present value of realizable value है 285. अच्छा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये कॉस्ट जो आ रही है वो NRV से ज्यादा आ रही है, तो आप NRV पर वैल्यू कर देना. लोअर पर वैल्यू करेंगे ना तो NRV पर वैल्यू करेंगे, यानी 2,85,000 पर. अच्छा, जो स्टॉक क्यू है उसको आपने खरीदा था इतने में और उसकी NRV है इतने में, तो आपको पता ही है इन दोनों में से जो लोअर होता है उस पर वैल्यू करते हैं. तो इन दोनों में से जो लोअर है उस पर वैल्यू करेंगे और इसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. और क्लोजिंग रेट कितना है 58, तो 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी जिस दिन आपने खरीदा था उस दिन रेट था 53, लेकिन जो क्लोजिंग रेट है 58, आपको 58 पर लेना है. समझ गए? पहले फॉरेन करेंसी में अगर आपको कॉस्ट भी दे रखा है, NRV भी दे रखा है, तो फॉरेन करेंसी वाला आप NRV उठाइए और उसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो फॉरेन करेंसी वाला ये हो गया. और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी देखो यही दे रखा है 1035, तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. अच्छा, ब्रांच कंट्रोल अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में 266 265 दे रखा है. ठीक है, इसी को उठाकर लिख देना है. आपको कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस. तो ये देखिए, एक्सपेंडिचर को एवरेज रेट से, कैश एट बैंक को क्लोजिंग रेट से, डेटर्स को क्लोजिंग रेट से, फिक्स असेट डेप्रिसिएशन के बाद, और ये डेप्रिसिएशन मैंने दोनों चीजें ट्रायल बैलेंस में लिख दी. तो जो रेट जब आपने फिक्स असेट खरीदा था, इन्वेंट्री पी NRV पर ले लिया. ठीक है, और इन्वेंट्री क्यू वो आपकी फॉरेन करेंसी में NRV थी और क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करके. इनकम एवरेज रेट पर ले लिया, क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट पर ले लिए, और हेड ऑफिस ये वो हो गया. और ये एक्सचेंज डिफरेंस आ गया. यहां पर एक्सचेंज डिफरेंस को नॉर्मली PNL में भेज दिया जाता है. ठीक है बेटा, तो ये आपका पेपर का सॉल्यूशन था. तो मेरे हिसाब से एवरेज पेपर था. चलिए, थैंक यू वेरी मच. और आगे के पेपर की तैयारी करें, अच्छे से पेपर देकर आएं और अच्छे नंबर लेकर आएं. तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पेपर्स. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.